हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPPCS1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रहार मैगजीन को डिस्कस करते हुए अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी के लिए इस मैगजीन का चौथा पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस मैगजीन के दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके रहेंगे। एक आपका पहला रहेगा बजट 2023-24 और दूसरा आपका रहेगा इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर इस मैगजीन के 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले इन तीनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा जाकर के। इसके बाद दोस्तों इस पार्ट के बाद आपके लिए इस मैगजीन का आखिरी जो पार्ट रहेगा वो 5वां रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि पूरे 1 साल का रहेगा। क्लियर है? अगर आप दोस्तों इस मैगजीन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की जो लिंक है दोस्तों, ये आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप इस मैगजीन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? बजट 2023-24। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ जो कि आपके बजट से संबंधित है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये बजट था ये किसने प्रस्तुत किया था। तो वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि अभी तक भारत में सबसे ज्यादा बार किसने बजट पेश किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने। तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो मोरारजी देसाई के नाम है, जो कि कितने बार है? 10 बार। तो इन्होंने अब तक कुल 10 बार जो है ये बजट पेश किया है। तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पूर्णकालिक महिला कौन थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? निर्मला सीतारमण। और दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत का संविधान है इसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि बजट को बजट शब्द ना लिख करके हमारे भारतीय संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा गया है। बजट को दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या दिया गया है। पहला आपका जो पॉइंट है ये है हमारा रुपया आता है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि बजट को जो प्रस्तुत करते हैं, जो भारत सरकार बजट प्रस्तुत करती है, इसके पास रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं से रुपया तो आता ही होगा। अब सोचने वाली बात है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। तो मान लीजिए सरकार के पास 1 रुपया आया कहीं से, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। 1 रुपए में दोस्तों आप सभी को पता है कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये जो 100 पैसे सरकार के पास आए हैं ये किसी एक जगह से नहीं आते हैं। तो इन 100 पैसों में से 34 पैसे आपके कहाँ से आते हैं? ऋण यानी कि कर्ज जो सरकार लेती है। इसके बाद GST से सरकार के पास 17 पैसे और निगम कर जो कि इसमें इसका कितना रहता है? 15 पैसे। ठीक है, यानी कि 15% हम इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद आयकर यानी कि इनकम टैक्स से 15 पैसे और इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसमें आपके 7 पैसे, इसके अलावा और भी अन्य जगहों से मिला करके ये आपका पूरा पैसा बनता है जाकर के, जिसमें आपके प्रमुख रूप से सीमा शुल्क, गैर कर राजस्व आदि रहते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रुपया आ गया, फिर उसके बाद रुपया जाता कहाँ है इसको देखेंगे। देखिए, जो रुपया आता है उसके बाद सीधी सी बात है, अपने घर से अंदाजा लगाइए। आपके घर में जब रुपया आता है तो वो रुपया हमेशा नहीं रहता है, वो आपका रुपया खर्च भी होता है। तो इसी प्रकार सरकार का भी रहता है कि जो रुपया आता है उसको सरकार कहाँ कहाँ कैसे खर्च करती है। तो सरकार ब्याज अदायगी में ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ऋण लिया है तो सीधी सी बात है अब उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज में सरकार का पैसा जाता है जो कि 20 पैसे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर करों और शुल्कों में जो राज्य का हिस्सा रहता है ये आपका 18 पैसे रहता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में इसका 17 पैसे जाता है।
और वित्त आयोग व अन्य अंतरण में इसका 9 पैसे जाता है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए 9 पैसे और रक्षा के लिए 8 पैसे। तो इस प्रकार से सरकार का जो पैसा है वो व्यय होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है केंद्र सरकार का व्यय। ठीक है, यानी कि जो सरकार व्यय करती है अपने बजट में वो सबसे ज्यादा कहाँ पर और कैसे करती है, तो आपको मालूम होना चाहिए केंद्र सरकार का व्यय सबसे ज्यादा रहता है ब्याज पर। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा भी कि सबसे ज्यादा जो आपका रुपया जाता है ये ब्याज अदायगी में लगभग 20% रहता है। तो ब्याज में सबसे ज्यादा व्यय होता है, यानी कि व्यय का क्या होता है दोस्तों, खर्चा। ठीक है, तो केंद्र सरकार अपने बजट में जो खर्चा करती है सबसे ज्यादा ये ब्याज देने में जाता है इसका पैसा। इसके बाद परिवहन का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे है आपका रक्षा, और इसके बाद चौथे नंबर पे आपका सब्सिडी, और पांचवे पर है आपका राज्यों का अंतरण। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, हमारा क्या दिया गया है, घाटे की प्रवृत्तियां। तो इस बजट में जो घाटे की प्रवृत्तियां रखी गई हैं उनमें जो आपका 2023 और 24 का लक्ष्य रखा गया है वो क्या है, राजकोषीय घाटा दोस्तों देखिए 2022 और 23 का रहा था 6.4%, जो कि इस बार 23 और 24 में रखा गया है 5.9%। आगे देखेंगे राजस्व घाटा की अगर बात करें तो ये आपका 2022-23 में रहा था 4.1%, और इस बार इसका लक्ष्य रखा गया है 2.9%। प्राथमिक घाटे की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 3.0% है, और 2023 और 24 में इसका लक्ष्य रखा गया है 2.3%। प्रभावी राजस्व घाटा जो कि आपका 2022-23 में रहा था 2.9%, और इस बार इसका लक्ष्य रखा गया है 1.7%। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए हमारा दोस्तों क्या दिया गया है, व्यक्तिगत आयकर में राहत। ठीक है, तो जो आपका इनकम टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है तो इसमें थोड़ी सी राहत सरकार की तरफ से आपको मिली है। इसमें आपके कर छूट की सीमा कितनी कर दी गई है, 3 लाख तक कर दी गई है। यानी कि अगर आपकी इनकम 3 लाख है, 0 से लेकर 3 लाख तक की आपकी इनकम है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% क्या देना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 6 से 9 लाख है तो आपकी जो इनकम टैक्स की रेट रहेगी वो क्या रहेगी, 10%। और अगर आपकी इनकम 9 से 12 लाख है तो ये रेट आपकी हो जाएगी 15%। और साथ ही साथ अगर आपकी जो आय है दोस्तों वो अगर आपकी 12 से 15 लाख है तो ये आपकी रेट कितनी हो जाती है, 20%। और 15 लाख से ऊपर जिनकी आय है वो उनके लिए जो आपकी रेट है वो कौन सी रहेगी, कितनी रहेगी, 30%। ठीक है, तो ये आपको सारे जो पार्ट्स हैं अलग अलग, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कितने इनकम पर कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। ठीक है, इनकम टैक्स। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, भारत में मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। तो इस बजट के तहत दोस्तों अलग अलग कई सारी योजनाओं को लेकर के घोषणा की जाती है। तो इसमें देखिए पहला क्या दिया गया है, भारत में मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, ये आपके इस बजट में घोषणा की गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिलेट यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, मोटा अनाज। तो पूरी दुनिया में मोटे अनाज के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस देश का आता है दोस्तों, तो वो है हमारा भारत। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया था, जिसका उद्देश्य मुख्यतः क्या था कि लोगों को मोटे अनाज के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो इस योजना के लिए दोस्तों क्या किया गया है, श्री अन्न योजना। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है श्री अन्न, जिसमें श्री अन्न का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज। यहाँ पर मोटे अनाज को ही दोस्तों क्या कहा गया है, श्री अन्न कहा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस योजना के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों IIMR ये क्या होता है, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जो कि आपका कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। तो इसने क्या किया है, श्री अन्न पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं, तो इसके लिए इसको सहायता प्रदान की जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के क्षेत्रों में 20 लाख करोड़ की सहायता दी जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आपका क्या है, 2.1% आपका GDP का रहेगा।
यानी कि इस बजट में जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, तो आपका आंसर है 2.1%। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का कितना परसेंट दिया जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2.9%। और पीएम जनधन खाते की अगर हम बात करते हैं तो पीएम जनधन बैंक जो खाते हैं उसमें आपका इस बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 47.8 करोड़ रुपए। क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम दोस्तों ये क्या है, ये एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें आपका पीएम से आपका प्रधानमंत्री और प्रणाम का मतलब क्या है दोस्तों, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए बढ़ावा देना है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना कर करके किसका उपयोग करें, वैकल्पिक, यानी कि जैसे आपके जैव उर्वरक होते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। क्योंकि रासायनिक उर्वरक जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, तो इसीलिए ये योजना शुरू की जाएगी। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या दिया गया है, मिष्टी। ठीक है, मिष्टी यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं एक बार। मिष्टी में दोस्तों पहला है आपका एम, इसका मतलब है मैंग्रोव, और आई से हो जाएगा आपका इनिशिएटिव। इसके बाद मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या रहेगा हिंदी में, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए ये मैंग्रोव पहल चलाई जाएगी। जिसका मतलब क्या है कि जो तटीय रेखा वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर मैंग्रोव पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बजट के तहत ये योजना भी शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है आपका 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है इस बजट के तहत। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो संयंत्र है, ये आपकी जो 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिनका नाम क्या रखा गया है, अपशिष्ट से धन, जिसका मतलब दोस्तों क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। क्लियर है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार एक योजना चलाएगी जिसका नाम रहेगा गोवर्धन स्कीम। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस स्कीम के तहत कितने संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो कि कौन से संयंत्र होंगे, जो कि आपके अपशिष्ट से धन बनाने में काम आएंगे, और इनका उद्देश्य क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। क्लियर है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या दिया गया है, महिला सम्मान बचत पत्र। ये देखिए दोस्तों क्या होता है, महिला सम्मान बचत पत्र जो शुरू किया गया था इस बजट के तहत, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा है। किसको, महिलाओं को। देखिए इसका नाम ही है महिला सम्मान बचत पत्र। तो ये आपको याद रखना है कितनी राशि है इसमें, 1000 से लेकर, इसकी आपकी जो सीमा रखी गई है वो कितनी रखी गई है कि 1000 से लेकर जो औरतें हैं या महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, ये आपकी क्या है, अपने खाते में 1000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करने की इनको सुविधा दी जाएगी। और इसकी दोस्तों अवधि कितनी रखी गई है सरकार की तरफ से, 2 वर्ष की अवधि इसकी रखी गई है। तो ये आपकी एक मुश्त नई लघु बचत योजना है। जैसे कि हमारे घरों में हमारी माताएं वगैरह हैं, ये सब क्या करती हैं, छोटी छोटी बचत से ही अपना घर अच्छे से चलाती हैं, तो इसीलिए ये केंद्र सरकार ने ये पहल शुरू की है। क्लियर है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला देखिए क्या दिया गया है, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा जिसे 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च करना है। यानी कि जो केंद्र सरकार राज्यों को जो ऋण प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो कर्जा देगी, उसमें 50 वर्ष तक कोई भी ब्याज नहीं लगेगा राज्य सरकार से। लेकिन शर्त यह है कि आप उस राज्य को क्या करना है, उस ऋण को 2023-24 के अंदर अंदर इसको पूंजीगत व्यय पर खर्च करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूंजीगत व्यय पर खर्च करने पर ही 50 वर्ष तक कोई भी उस राज्य सरकार से ब्याज नहीं लिया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला देखिए पॉइंट क्या दिया गया है, 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है, ये आपका कितना लक्ष्य रखा गया है, 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे,
यहाँ पर देखिए आयकर दिया गया है। आयकर में छूट की जो आय सीमा की जो छूट दी गई है, आयकर छूट के लिए जो आय सीमा रखी गई है, ये 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, अगर इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी आयकर नहीं देना होगा। यहाँ पर दोस्तों पहले अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था व्यक्तिगत आयकर। यहाँ पर भी ये आपका क्या है, अलग अलग श्रेणी में जो आपका ये व्यक्तिगत आयकर है, इसमें आपके मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, ठीक है। और ये आपका जिनकी इनकम ज़्यादा होती है तो उनको यहाँ पर इस श्रेणी में रखा गया है। तो जिनकी इनकम कितनी है, 7 लाख तक है, तो उनको आय सीमा में छूट मिलेगी। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम, यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे, 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम अधिभार दर कितनी रखी गई है, 37% से ये कम करके कितनी कर दी गई है, घटा करके ये 25% कर दी गई है। क्लियर है, आगे देखेंगे। इसके बाद इस बजट में बात की गई है सहकारी समितियों के बारे में। क्या है, सहकारी समिति 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ देना, ठीक है। तो यानी कि इस बजट में सहकारी समितियों के लिए जो 31 मार्च 2024 तक क्या करेंगी, विनिर्माण का काम शुरू करेंगी, तो उनको 15% तक क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट कर का लाभ दिया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, इस बजट में जो मंत्रालयों के लिए रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को रुपए मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय को, इसके बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, इसके बाद दोस्तों रेल मंत्रालय, इसके बाद उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। तो इस प्रकार से मंत्रालयों को आवंटित किए गए हैं इस बजट के तहत। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मुख्य योजनाओं के लिए, ठीक है। अब जो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसके लिए इस बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो सबसे पहली हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में 70,000 करोड़ आवंटित करने की बात कही है। इसके बाद अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के लिए इस बजट में 79,590 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। और इसके बाद अगली है आपकी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना। इसमें आपके इस योजना के लिए 5,943 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फेम के लिए 5,172 करोड़, फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए 1,250 करोड़। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, इनको देखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इस बजट में घोषणा की गई है जो पर कैपिटा इनकम है भारत की, ये कितनी हो गई है, 1.79 लाख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ कनेक्शन। ये पिछले बजट की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये अभी आपने रिसेंटली पिछले दिनों में सुना भी होगा। उज्ज्वला योजना के तहत भारत में कुल 10 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो 10 करोड़वीं लाभार्थी महिला थी, इनका नाम था श्रीमती मीरा मांझी। क्या नाम था दोस्तों, श्रीमती मीरा मांझी, जो कि अयोध्या की रहने वाली हैं। तो इनको ये इस योजना के तहत 10 करोड़वीं ये महिला बनी है जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया है। क्लियर है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला देखिए पॉइंट हमारा क्या दिया गया है। इस बजट में 7 प्राथमिकताएं लाई गई हैं, जिसमें आपकी ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, इनके आपको नाम अच्छे से याद रख लेने हैं। और इन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया है सप्तऋषि, ठीक है। जिसमें आपका पहला है समावेशी विकास, दूसरा है आपका हरित विकास, तीसरा है आपका वित्तीय क्षेत्र, चौथा है आपका निहित क्षमताओं का विस्तार, युवा शक्ति है पांचवा, छठवां है आपका बुनियादी ढांचा एवं निवेश, और सातवां है आपका अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। यानी कि इन 7 जो नामों की बात की जा रही है, इन 7 क्षेत्रों की, तो इस पर सबसे ज्यादा इस पर चर्चा की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगली है आपकी योजना आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए इस बजट में 2200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। क्लियर है। इसके बाद एमएसएमई के लिए जो ऋण गारंटी योजना है एमएसएमई के लिए, तो इस योजना के लिए इस बार इस बजट में लगभग 9,000 करोड़ रुपए, कितने हैं दोस्तों, 9,000 करोड़ रुपए इस बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है।
पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उद्योग को देखते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना। ठीक है, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उद्योग को देखते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को, यानी कि जो कृषि का जो जो कृषि पर लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, उसके लक्ष्य को बढ़ा करके कितना, 20 लाख करोड़ रुपए इस बजट में इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट दिया गया है कृषि वर्धक नीति। कृषि वर्धक नीति को स्थापित करने की इस बजट में बात कही गई है। इस नीति का उद्देश्य क्या है दोस्तों, युवा, जो आपके युवा उद्यमी हैं, ये क्या कर सकेंगे, इस नीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एग्रो स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एग्रो स्टार्टअप्स अपना शुरू कर सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी। ये दोस्तों एक विकास मिशन है, जिसका मतलब क्या है, इसके लिए इस बजट में दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो दोस्तों विकास मिशन है, ये आपका किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्य योजना है। यानी कि जो अनुसूचित जनजाति जो विकास से अन्य कई सारे विकासों के लाभ से वंचित रहते हैं, तो उनके लिए ये मिशन शुरू किया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, अवसंरचना वित्त सचिवालय बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों, अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये बात आपकी इसी बजट में कही गई है। इसके बाद आगे देखेंगे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। दोस्तों इन संस्थानों को बनाने का उद्देश्य क्या रहेगा, ये संस्थान आपके शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाए जाएंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या दिया गया है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता। यानी कि इस बजट के तहत राष्ट्रीय डिजिटल एवं बाल किशोर पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है। इस पुस्तकालय में दोस्तों आपकी भूगोल से संबंधित और अन्य कई भाषाओं में आपके अलग अलग क्षेत्रों में जो आपकी उत्कृष्ट पुस्तकें हैं, यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं, ये आपको इस पुस्तकालय में प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। यानी कि डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में आपका भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो पुरातन अभिलेख हैं, यानी कि जो पुराने अभिलेख हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, डिजिटलाइजेशन करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, आई गॉट कर्मयोगी। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एक पहल है जो कि इस बजट के तहत इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं इनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस पॉइंट को दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया भी था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, इसमें जो लड़कियां या फिर महिलाएं अपने खाते में 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकती हैं। तो दोस्तों इसकी अवधि कितनी रहेगी, 2 वर्षों की, और इस अवधि में आपका जितनी राशि होगी उसमें आपको 7.5%, ठीक है, यहाँ आपको ये दर याद रखनी है, 7.5% की दर से नियत ब्याज दर पर आपकी 2 लाख तक की जो राशि है वो जमा करने की आपको सुविधा इसमें दी गई है। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इस योजना के तहत दोस्तों अधिकतम जो जमा सीमा है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 15 लाख से बढ़ाकर इस योजना में ये राशि 30 लाख कर दी गई है। यानी कि इस बजट में ये घोषणा की गई है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जो आपकी राशि पहले थी वो 15 लाख थी, इसकी सीमा बढ़ा करके 30 लाख कर दी गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मासिक आम खाता योजना। इस योजना में जो राशि थी दोस्तों वो पहले थी 4.5 लाख, इसको बढ़ा करके 9 लाख कर दी गई है, और ये जो की गई है ये एकल खाते के लिए, और अगर आपका खाता संयुक्त है तो ये आपकी राशि 9 लाख से बढ़ा करके इसकी सीमा कितनी कर दी गई है, 15 लाख। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला देखिए हमारा पॉइंट क्या दिया गया है,
राज्यों को SGDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन अगर ये घाटा होता है तो इसमें 0.5% यानी कि 3.5 में से आपका 0.5% कितना किस क्षेत्र से होना चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ना है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है नई कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था में जो उच्च प्रभार दर है, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपकी राशि 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है, तो इसमें दोस्तों आपका जो दर है ये आपकी घटा करके 37% से घटा करके कितनी कर दी गई है, 25% कर दी गई है। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 13% कर दी गई है। यानी कि जो बेसिक सीमा शुल्क दर है किन पर, वस्त्रों पर और कृषि को छोड़ करके अन्य जो बेसिक सीमा शुल्क दर है इस पर 21% से घटाकर ये कितना कर दिया गया है, 13%। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक रसोई घर में जो चिमनियां होती हैं इन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा इस बजट का लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या दिया गया है, जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरुआत करने में कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ा करके दोस्तों कितना कर दिया गया है, यहाँ पर आपका ये जो 3 करोड़ दिया है आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर 2 करोड़ किया गया है। कितना किया गया है, 2 करोड़ किया गया है। वो आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लेना, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो बजट टॉपिक है ये आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इसको। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी संस्था के द्वारा ROARO के लिए प्रहार बैच जो है ये शुरू हो चुका है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं करवाया है तो जल्दी से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इस बैच की जो फीस है वो सबसे कम यानी कि 350 रुपये से रखी गई है। तो इस बैच में आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो ये आप देख लीजिए। इसमें आपको 25 GS की PDF मिलेंगी। ठीक है, तो जो कि 25 GS के टेस्ट होंगे जो कि PDF के फॉर्मेट में होंगे। इसके बाद आपको 25 हिंदी के टेस्ट मिलेंगे जी, ये भी आपके PDF के फॉर्मेट में होंगे और ये आपके टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स की आपको इस बैच में संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ROARO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको इस बैच में प्री पास होने पर मेंस की पूरी तैयारी आपको हमारे इस बैच में आपको करने को फ्री में दी जाएगी। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए हिंदी की क्विज जो है ये भी इसमें आपकी शामिल रहेंगी, तो इसमें आपकी पूरी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ROARO का एग्ज़ाम अपना अच्छा देना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे इस बैच को जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये बैच शुरू हो चुका है। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखिए हमारा जो टॉपिक है ये है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। आर्थिक सर्वेक्षण में हमारा ये है आपका 2022 और 23 के आंकड़े रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 तक, यानी कि विदेशी मुद्रा जो भंडार है भारत का 2022 तक का, इसका आंकड़ा कितना था, $563 बिलियन। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, कृषि और संबंधित जो गतिविधियां हैं इसमें आपका 2022 और 23 तक ये आपकी 3.5% तक रही थी। औद्योगिक वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो ये आपके आंकड़े किसके हैं, 22-23 के ही हैं, तो ये आपका 4.1% था। सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 9.1% थी। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित आपकी जो प्रतिशत रही थी ये कितना प्रतिशत था, 6.8%। और अगर हम थोक मूल्य सूचकांक पर बात करें तो इस पर आधारित ये प्रतिशत कितनी थी, 11.5%। GDP वृद्धि दर स्थिर मूल्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये GDP वृद्धि दर 6 से 6.8% तक इसका अनुमान रखा गया है 2024 में। क्लियर है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, वृद्धि दर में जो पूर्वानुमान लगाया है ये IMF के अनुसार ये दर आपकी रखी गई है 2023 की 6.1% और 2024 में वृद्धि दर का अनुमान IMF के द्वारा 6.8% लगाया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने देश भारत की। क्लियर है।
आगे देखेंगे दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन की। तो अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 2021-22 में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो बात की जा रही है प्रेषण का मतलब यहाँ पर क्या है, धन के स्थानांतरण से है। तो धन के स्थानांतरण में सबसे ज्यादा यानी कि धन का स्थानांतरण प्राप्त करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा देश बन गया है, ये है अपना देश भारत। इसके बाद दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, तीसरे नंबर पे है आपका चीन, चौथे पर है आपका फिलीपींस और पांचवे पर है आपका मिस्र। तो इस सीरीज में आपका भारत पहले स्थान पर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला पॉइंट है, ये क्या दिया गया है, सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी 2022 के दौरान। क्लियर है? अगला पॉइंट है हमारा 2022 के दौरान जीएसटी संग्रह में वार्षिक आधार पर 24.8 की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि जो जीएसटी के माध्यम से जो आपका रुपया आता है उसमें आपकी वार्षिक यानी कि एनुअली अगर हम बात करें तो इसमें 24.8 यानी कि पिछले साल की तुलना में 24.8% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो कपास के आयात पर सीमा शुल्क इस पर माफ कर दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं, कपास, यानी कि कपास का अगर यहाँ पर क्या किया जाएगा, आयात किया जाएगा तो इस पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है HS कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध और चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया है। ये दोस्तों क्या है, एक कोड होता है HS कोड, इसके तहत गेहूं से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अब गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट का कोई निर्यात नहीं किया जाएगा, लेकिन यहीं पर चावल के निर्यात पर शुल्क लगा दिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय कितना है। ये आपका 2023 में जीडीपी का 2.1% ये आपका लक्ष्य रखा गया है। और ये अभी हमने बजट में भी डिस्कस किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जीडीपी का बजट में कितना रखा गया है, जीडीपी का 2.1%। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 2023 में कितना रखा गया है, 31.3 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट जारी की थी, इसमें कहा गया था ये 2022 में जो सूचकांक जारी किया गया था कि वर्ष 2005 से 6 से लेकर वर्ष 2019-20 के बीच में भारत में 41.5 करोड़ यानी कि 41.5 करोड़ लोग किससे गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। यानी कि जो लोग गरीबी रेखा में आते थे उनको भारत में लगभग 2000 यानी कि उनकी जनसंख्या में, ठीक है, यानी कि इतने लोग क्या हुए हैं, गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या दिया गया है, 13 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना क्या कराया है, पंजीकरण कराया है। तो ये आंकड़े 13 दिसंबर 2022 तक के हैं। यहाँ पर 28.5 करोड़ से भी ज्यादा असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल जो है इस पर क्या किया है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य व्यय प्रतिशत रूप में अपनी जेब से खर्च वर्ष 2014 के 64.2% से घटाकर वर्ष 2019 में 48.2 रह गया है। यानी कि स्वास्थ्य पर जो व्यय किया जाता है उसमें अपनी जेब से सरकार का जितना लगता था 2014 की अपेक्षा में ये घट करके कितना हो गया है, 48.2%। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट क्या दिया गया है, 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 जनवरी तक के ये आंकड़े हैं जो आपकी कोविड के टीके लगाए गए हैं। तो भारत में अब तक 220 करोड़ लोगों को ये खुराक दी जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों हमारा 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन हो चुका है। यानी कि आयुष्मान भारत जो योजना है केंद्र सरकार की, इसका अभी तक भारत में 22 करोड़ लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा 2070 तक भारत का नेट जीरो क्या रखा गया है, यानी कि शून्य उत्सर्जन। ये दोस्तों किसकी बात की जा रही है, कार्बन की। ठीक है, यहाँ पर
जो आपका जीरो प्रोडक्शन करना है किसका, कार्बन का, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य ये कब तक रखा गया है भारत में, 2070 तक। ये आपको याद रखना है इसका ईयर। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है भारत का कुल टेली घनत्व, टेली घनत्व यानी कि 84.8%। ये आपका क्या है, टेली घनत्व भारत का 84.8% है, यानी कि टेली का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, टेलीफोन से है। और कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या नवंबर 2022 तक के आंकड़े हैं दोस्तों, भारत में 117 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर भारत में ये हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आंकड़े हैं, तो बस ये आपको यहाँ पर याद ही करने हैं, तो इसका और कोई तरीका नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, हमारा क्या दिया गया है, 2019-22 में, 2019 से लेकर 2022 में यूपीआई आधारित जो लेन देन हुआ है इसके लिए मूल्य संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 121% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये बात दोस्तों कब की हो रही है, 2019 से लेकर 2022 के बीच में। और अगर हम मात्रा के संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें 115% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। तो दोस्तों ये जो अधिनियम पारित किया गया था इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही के लिए, ठीक है। यानी कि इस अधिनियम के तहत क्या है, अंतर्देशीय जल परिवहन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। और इस अधिनियम के तहत पत्तन यानी कि जो पानी वाले जहाज होते हैं इन पर बिना रोक टोक के आवाजाही इनकी रखी जाए। क्लियर है। तो ये अधिनियम आपका 2021 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के निर्माण में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2016 में ये जो आपकी जो सड़कें निर्माण हुई थे, राजमार्ग निर्माण हुए थे, तो इनकी लंबाई कितनी थी, 6061 किलोमीटर। इसकी तुलना में वर्ष 2022 में, 2016 के आंकड़े हैं ये, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो यहाँ पर ये आपकी लंबाई बढ़कर के कितनी हो गई है, 10,457 किलोमीटर। यानी कि इतनी सड़कें और राजमार्ग, इतने किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2022 में भारत $100 बिलियन प्राप्त कर विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका प्रेषण प्राप्तकर्ता में पहले स्थान पर कौन आ गया है, भारत आ गया है। तो इसने प्रेषण जितना प्राप्त किया है वो आपका कितना है, $100 बिलियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है पूरी दुनिया में। यहाँ बात किसकी की जा रही है, देखिए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन बना है, अपना देश भारत बना है। हैंडसेट उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में दोस्तों कितने किए गए थे, 6 करोड़ यूनिट की गई थी। और ये वित्त वर्ष 2021 में 6 करोड़ से बढ़कर के कितनी हो गई है, 29 करोड़ हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये आपके केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न जारी रहेगा। केंद्र सरकार की ये योजना है कि जो आपका राशन कार्ड होता है, तो राशन कार्ड जो धारक होते हैं वो अभी आपके लगभग 1 साल के लिए इनके लिए जो मुफ्त खाद्यान्न, ये योजना शुरू की गई थी कोरोना के समय में। तो ये दोस्तों अभी फिर से बढ़ा करके इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये आपका कब से फिर से लागू हुआ है, 1 जनवरी 2023 से। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, वर्ष 2018 से शासनादेश वाली सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का 1.5 गुना निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से इस पॉइंट को समझेंगे। 2018 से शासनादेश यानी कि शासन के आदेश के अनुसार सभी फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, यहाँ पर क्या बात की जा रही है दोस्तों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है सभी फसलों के लिए
पूरे भारत में उस जितनी भी फसल का उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसकी औसत लागत यानी कि जो लागत आती है उसकी औसत लागत निकाल करके उसका 1.5 गुना क्या दिया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, वर्ष 2020 से 21 में जो आपका कृषि क्षेत्र है इसमें निजी निवेश कितना रहा था, 9.3% रहा था, जबकि सार्वजनिक निवेश कितना रहा है, तो 4.3% रहा है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, अप्रैल 2022 तक सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 62.79 लाख व्यक्तिगत, घरेलू तथा 6.21 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। ये दोस्तों आंकड़े आपके अप्रैल 2022 तक के हैं, जो कि आपके क्या है, सतत पर्यावास पर जो राष्ट्रीय मिशन है। तो इसमें व्यक्तिगत, घरेलू जो आपके सार्वजनिक जो आपके शौचालय बनाए गए हैं तो इनकी संख्या 62.79 लाख है, और जो सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय है तो इनकी संख्या कितनी है, 6.21 लाख है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों। अगला है हमारा पॉइंट, अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता जो राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक अहम पैमाना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, जो कि अक्टूबर 2022 में 61.6 गीगावाट दर्ज की गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जो अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता है ये आपकी राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए एक अहम पैमाना है। तो इसके तहत आपकी जो सौर ऊर्जा क्षमता है ये अक्टूबर 2022 में 61.6 गीगावाट दर्ज की गई थी। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट क्या दिया गया है, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। तो दोस्तों ये आपका लक्ष्य रखा गया है कब तक, 2030 तक के लिए, कि जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है इसमें 125 गीगावाट की वृद्धि दर्ज करना है, मतलब हासिल करना है, ये ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और ग्रीन हाउस गैसेस के वार्षिक उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की क्या करनी है, कमी लानी है। तो ये आपका लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2030 तक के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है, वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन क्षमता, उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। तो ये दोस्तों कब तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2030 तक के लिए। और बहुत ही ज़्यादा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। कितना है इसकी मात्रा भी आपको ध्यान रखनी है, ये है आपकी 5 मिलियन मीट्रिक टन। क्लियर है? चलिए, और ये है दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट। देखते हैं क्या दिया गया है, वर्ष 2030 तक लगभग 50% संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल होगी। तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लगभग 50% संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता जो कि किससे हासिल करना है, गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उनकी अलावा जो और आपके ऐसे ऊर्जा स्रोतों से आपकी ये क्या करनी है, बिजली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका कब तक का, 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारा पहला था बजट और दूसरा था आपका आर्थिक सर्वेक्षण। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।